बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिंध असम्बली ने बलदियाती निज़ाम का नया बिल मंजूर किया है और इस पर तमाम सियासी जमातें जो कराची की सियासत के अंदर सरगर्म हैं वो एतराज़ कर रही हैं। जमात इस्लामी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, आखिर इस कानून में ख़राबी है क्या और एहतजाज की वजह क्या है, आज इसका खोज लगाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, कराची के मेयर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और उन्हीं से पूछेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बताइएगा कि ये सारा कुछ जो शोर मचा हुआ है ये है क्या। और आज ही इसी हवाले से मुर्ज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले उनके बात सुन लेते हैं। उन्होंने आपके हवाले से भी कुछ बातें की हैं, उसका जवाब भी आपसे हम लेना चाहेंगे। पहले मुर्ज़ा वहाब साहब की बातें सुन लें, ज़रा सुनाएं ज़रा। मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली। जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। कराची का मुस्तकबिल का फैसला कर, हमारे पास रास्ता सजा हुआ है। पैसे की अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर ये कानून चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन होता है, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब वो खुद राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कराची वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने क्यों शायद खान अब्बासी को वोट दिया था वजीर आजम बनाने के लिए, क्यों उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये तो आपकी डिमांड थी मेरे भाई। हम कौन से इख्तियारात छीन रहे हैं, हम तो और इख्तियारात दे रहे हैं। कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया। बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए इनके पास, लेकिन ये इस तरह आने वाली नस्लों का बिगाड़ पैदा करने के इख्तियारात इनके पास नहीं होने चाहिए। यार मुस्तफ़ा कमाल साहब वो चाहते हैं मैं उनको कुछ कहूँ ताकि मेरे कहने पर वो कुछ कहें। मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। जी मुस्तफ़ा भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम सियासी जमातों ने इस पर जो किए हैं एतराज़ात, और मुर्ज़ा वहाब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी आखिरी हिस्सा, तो ख़ास तौर पर हम भी चाहेंगे आप इसका जवाब दें। आखिर मसला है क्या और क्यों ये जो है नया तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिंध में बड़ी बदकिस्मती रही है कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है दुनिया के बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई सिंध ऑफिशियली। 10,242 अरब रुपए मिले हैं 13 सालों में वफाक से सिंध को, 10,242 अरब रुपए। और आज सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, 10 शहर क्रॉस करके वो कराची आता है बच्चा और मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे देता है, वैक्सीन नहीं लगती है। 2300 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं बकौल इनके अपने रिकॉर्ड्स बता रहे एजुकेशन पे। 70 लाख बच्चे जिनकी एज है, उम्र है स्कूलों में जाने की, वो स्कूलों से बाहर है सिंध में। और यहां पर करप्शन का ये हिसाब हो गया है कि पहले तो लोग परसेंटेज पूछते थे ना कि भाई कितने परसेंट करप्शन कमीशन यहां पर है, 20%, 30%, 40%, 10%। अब गजब खुदा का ये हो गया है कि अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है, जो इन्होंने ऑफिसर लगा रखे हैं, वो कहता है ठेकेदार से कहता है किसी भी प्रोजेक्ट के बाद कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। वो कहता है 13% to 15%। कहता है ये कैश पकड़ो 13%, फाइल पे साइन करो, सारे प्रोजेक्ट के पैसे निकाल कर हमारे हवाले कर दो। यानी कि एक सड़क बनाने के ठेके के ऊपर कोई वहां पर जाकर ट्रैक्टर भी नहीं चला रहा, झाड़ी भी नहीं साफ कर रहा, और सड़क कागजों पे बनकर इनके जेबों में पैसे जा रहे हैं। अब उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जिसने पहले ही 2013 में बहुत सारे इख्तियारात ले लिए थे, जिसमें आप इमेजिन करेंगे 2013 में से लेकर अब तक वजीर आला सिंध जो है वो गटर लाइनों के इंचार्ज थे, पानी की लाइनों के इंचार्ज थे। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो कि किसी भी महज़ब माशरे में लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो वजीर आला उसके और वजीर उसके इंचार्ज थे। तो ये तो नौबत थी। अब उन्होंने क्या किया, इस पे भी इनका दिल नहीं भरा, तो अभी आपसे 2 दिन पहले उन्होंने उस 2013 के बिल में उन्होंने एक और तरमीमी अमेंडमेंट कर दिया है उसमें, और उसमें ये कर दिया है कि वो जो बिल्कुल बाय बर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे थे और हेल्थ और एजुकेशन के इदारे थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, वो सब कुछ, इसके अलावा जो रेवेन्यू के वेन्यूज थे वो सब कुछ, और इसके अलावा
इलेक्शन जो मेयर का होना है उस पे ही इन्होंने कर दिया उसी अमेंडमेंट में कि भाई कोई अगर यूसी चेयरमैन बने ना बने, काउंसलर बने ना बने, वो मेयर बन सकता है। नहीं, मैं भी जाके बन सकता हूं मुसा भाई, मैं काउंसिल का मुसा भाई मैं लाहौर से जाके बन सकता हूं। मुझे साहब जी जी एग्जैक्टली एंड सर, आप तो अगर बन जाएंगे ना तो हम तो ये एहतजाज भी वापस ले लेंगे, कोई हमें मसला नहीं है। कोई किरदार वाला कोई किरदार वाला कोई और ये सब कोई किरदार वाले आदमी को मेयर बनाने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट नहीं की। इन्होंने ये अमेंडमेंट इसलिए किया है कि अगर फर्ज करें अगर ये सब कुछ करने के बाद भी ये अपनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकते शहर के अंदर, और जो कि नहीं कर सकेंगे इस जुल्म के बाद, तो इन्होंने ये प्लान किया है कि शो ऑफ हैंड जो पहले था कि एक काउंसलर शो ऑफ हैंड करके मेयर मुंतखब करता था, अब उसको सीक्रेट बैलेटिंग कर दी है। और सीक्रेट बैलेटिंग आपको पता है इस मुल्क में जहां पर सेनेटर्स बिकते हैं, जहां पर एमएनएस बिकते हैं, जहां पर जो है वो एक माइनॉरिटी नंबर्स वाले लोग अपने सेनेट के चेयरमैन बना लेते हैं, वहां पर औरिया साहब ये काउंसलर क्यों नहीं बिकेगा? वो लाखों में बिकते हैं सेनेटर, करोड़ों में, ये हजारों में बिकेंगे। तो इसमें कल आपको ये सरप्राइज ना हो कि कल आप अगर ये समझें कि कोई एक पार्टी जो कि इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही उसका मेयर आ गया। ये कराची में हो सकता है, ये सिंध में हो सकता है। हम ये सर ऐसा है कि देखिए कराची में एक खून और आग की होली खेली गई है 3 डेकेड्स तक। दुश्मन मुमालिक यहां पर इन्वॉल्व हैं। मेरा यह कहना है कि आपको पता है पिछले 1 हफ्ते में 3 खुदकुशियां जवानों की हुई हैं। आपका क्या ख्याल है कि 3 करोड़ की आबादी इसी तरह से मायूस होकर सब लोग खुदकुशी कर लेंगे? नहीं। और यार साहब, मुझे नजर आता है, दिखता है कि अगर पीपल्स पार्टी का यह रवैया रहा तो खुदा की कसम यहां पर खून खराबा होगा, लोग हमारी अमन की बात भी नहीं मानेंगे। और दुश्मन मुमालिक यहां पर पेनिट्रेट जो कि पहले किए हुए थे, वो पेनिट्रेट करके दोबारा एक्सप्लॉइट करेंगे सारी सिचुएशन को। फिर आप आ जाएंगे बंदूक लेकर उनको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, लापता करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि भाई कल का दहशतगर्द पीपल्स पार्टी आज बना रही है सर, आज कोई इसको रोके ना। सही है। अच्छा मुसाब, ये बताइए कि इस सारे ऐसा लगता है कि कराची एक मुकम्मल ट्रांजिशन में 1980 से चला आ रहा है, कोई उसका एक मुस्तकबिल हाल की सूरत नहीं बनी। आपका एक एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उसके। नेमतुल्लाह साहब का फुट स्टेप के ऊपर आप चले और आपने वहां पर रुके नहीं बल्कि उससे आगे उसको लेके आए। असल मसला यह है कि क्या होना चाहिए। देखा, ये जो एक्ट पड़ा है ये तो लोकल गवर्नमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के मुंह के ऊपर एक जिसे कहते तमाचा है, एक कालक है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी ये टैक्स लगाओ, ये नहीं लगाओ। उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, एक बिल्कुल क्लर्क बना के रख दिया है। और वो ये जो मैंने आपके पर्सन की कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी एक रिटार्डेड भी लग सकता है, एक पागल भी लग सकता है, कोई डेफिनेशन नहीं है एक्ट के अंदर। मुझे ये बताइए कि क्या होना चाहिए इस वक्त, जो कि वाकई हमारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों या और लोग जो कि इस मुल्क के खैर खा है, मैं तो इस चीज का अब कायल हो चुका हूं कि इस मुल्क को बचाना है तो इसके मुल्क का जो भी खैर खा है उसको आगे आना चाहिए। सर, आपसे बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता। आपका माशाल्लाह से जो एक्सपीरियंस है दुनिया भर में, जब ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जब इमर्ज हुआ है, वो इसलिए इमर्ज हुआ, उसका बैकग्राउंड ये है कि सदियों पहले कि एक मुल्क में कई सकाफत के लोग रहते हैं, कई जुबानों के लोग रहते हैं, कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और हो सकता है कोई बहुत मेजॉरिटी में हो और कोई उसकी तादाद कम हो। तो अगर आप जब नेशनल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की, आप स्टेट लेवल की जब पॉलिटिक्स करते हैं, तो जो मेजॉरिटी वाला होता है वो अपने लोग भेज देता है। लेकिन दुनिया ने ये जाना कि जो भी माइनॉरिटी में भी जो लोग रहते हैं उनकी भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू गेट एवरीबॉडी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, आप उसको माइनॉरिटीज को भी, जो कम तादाद में भी लोग होते, उनको भी आप कुछ ना कुछ इख्तियारात देकर आप उनके गली मोहल्लों के इख्तियारात, हक के हुक्मरानी दे देते हैं उसको। इसी को आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। कराची सिंध की अगर आप बात करें और या साहब, आपको पता है सिंध की डायनामिक्स का कि जब वजीर आला आता है वो इंटीरियर सिंध से आता है और उनका एक एथनिक बैकग्राउंड होता है। अब कराची जो कि 45-50% आबादी वाला शहर है, यहां पर उर्दू स्पीकिंग है, यहां पर पख्तून है, यहां पर पंजाबीज हैं, यहां पर सिंधीज हैं, यहां पर बलोच हैं। अब यहां से तो कभी अर्बन सेंटर तो आपके नंबर्स के हवाले से कभी वजीर आला आ नहीं सकता।
तो क्या करते थे, यहां पे होता था कि भाई आप यहां पर लोकल गवर्नमेंट रखते थे छोटी मोटी, और वहां पर कोई अपना काउंसलर बना लेता था, कोई अपना यूसी नाजिम बना लेता था। तो इस सिटी गवर्नमेंट के कुछ इदारे थे जहां 4 लोगों की नौकरियां हो जाती थी, तो अपनी गली के पानी का निजाम, कोई कचरे का निजाम, कोई रोडों का निजाम, एक मिलजुल कर एक सारा निजाम चल रहा था। आज आप क्या कर रहे हैं कि आप वजीर आला भी हैं और आप आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ वर्जी, 32 के खिलाफ वर्जी, 7 और 8 के खिलाफ वर्जी करते हुए आपका दिल नहीं भर रहा। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप बरतानिया की जमहूरियत की बात करते हैं, यूरोप की जमहूरियत की बात करते हैं। आप आज उस जमहूरियत के ऊपर कदगन लगाकर आप इस शहर के, जो आपका मैंडेट नहीं है, जबकि यहां पर आपके लोग नहीं, यहां पर आप उस जो लोकल गवर्नमेंट के जो गली कूचों के अख्तियार वो आप वापस ले रहे हैं। आप वहां पे भी अपनी डोमिनेशन करना चाह रहे हैं। अच्छा मुसा भाई, एक बात चाहिए, देखिए हमने आज से, हाँ ठीक, हाँ होना चाहिए, ठीक सही जी, फरमाइए फरमाइए। मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। देखिए और साहब, जिस तरह से हमने ये प्रपोजल पेश किया है कि पाकिस्तान में अगर आपने ये नहीं किया तो आपके यहाँ इतनी डिसइंफ्रेंचाइजमेंट फैलेगी कि आप इसको अपनी बंदूकों से नहीं रोक पाएंगे। हल ये है कि जिस तरह से वजीर आजम के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए, जिस तरह से वजीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दिए जाएं। आर्टिकल 148 4 लाइनें हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड मेयर। नहीं, इस 4 लाइन की तशरीह हर वजीर आला अपनी मर्जी से करता है। मैं कहता हूं तशरीह नहीं चाहिए, आप एक पूरा चैप्टर उसके अंदर लिख दें। नंबर 1। नंबर 2 ये, आप एनएफसी अवार्ड में पैसे देते हैं, वजीर आला पीएफसी अवार्ड नहीं देता, वजीर आला पीएफसी अवार्ड नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि भाई जब वफाक मेरे नाम पर पैसे दे रही है वजीर आला को, वजीर आला मुझे नहीं करता, तो मेरा पीएफसी अवार्ड भी वफाक मुझे डायरेक्ट दे, मेरा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के वफाक मुझे डायरेक्ट दे, और इस बात को भी आप आईनी कवर दें, इस वाली बात को भी आप आइन में लिख दें। ये 2 बातें सर अगर आप आइन में लिख देंगे, किसी वजीर आला को इसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पाकिस्तान को बचा लेंगे। वरना हर 2 लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, इसके लिए तो इतना बड़ा टॉल ऑर्डर है कि एक जैसे कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, इतने सारे 2/3 मेजोरिटी आए वो आइन में अमेंडमेंट करे। लेकिन एक देखें एनएफसी अवार्ड जो है उसके अंदर भी करते, उस पर राजी नहीं हो पाते। अगर एनएफसी अवार्ड ये कहे, जो खुद एनएफसी अवार्ड की मीटिंग सेंड करता रहा हूं कि जनाब डायरेक्टली इतने लोग जो हैं वो कराची को पैसे दे दीजिए, इतने लाहौर को दे दीजिए, इतने पिशावर को, इतने कोयटा को, वो कर सकते हैं, उनका इख्तियार मौजूद है। जहां सबवेंशन आ जाती हैं, बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ में ले सकते हैं अगर चारों सूबे एग्री करे और मरकज एग्री करे। जो ये नहीं करते, एक तो ये चीज थी। दूसरा मैं आपके अर्ज करना चाहता था कि दुनिया पूरी में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहां एक से ज्यादा कैपिटल से होते हैं। आप साउथ अफ्रीका को देख लें, खुद जब बरसगीर में बरतानिया में राज होता था जहां पर, तो आपको पता है कलकत्ता और उसके बाद बॉम्बे और दिल्ली जो थे, इनका सिस्टम ही अलग होता था। पूरी जगह डिप्टी कमिश्नर होते थे। क्या ऐसा हल भी, अब जब हल तजवीज करने की बात है तो क्या ऐसा हल भी हो सकता है? और दूसरा इसमें ऐड कर दूं कि आपने एमकेएम भी इस निज़ाम की मुखालिफ है, जमात इस्लामी भी मुखालफत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं। तो क्या कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती जब आपके मकासद देगा, जब आपने यूनानिमसली इसको रिजेक्ट किया है? क्या मिलकर कोई जद्दोजहद नहीं हो सकती, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, मजबूर करें पीपल्स पार्टी को, या कि वापस ले ये सारी चीज़ें? सर पहली वाली बात और यस आपकी बात पे कि जो है वो इट्स अ टॉल ऑर्डर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान में हमारा ये ख्याल है, हमारा ये मानना है कि अब किसी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आनी। मैं हर वजीर आजम को छोटे छोटे वोट्स चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज पाक से ज़मीन पार्टी के पास कराची का मैंडेट आता है और कल को किसी को पंजाब से वजीर आज़म बनना है, तो अगर वो हमसे मांगेंगे कि हमें वोट चाहिए आपके वजीर आज़म बनने के लिए, तो मैं उसके एवज उससे वजारतें नहीं मांगूंगा, मैं उससे उसके एवज ओहदे नहीं मांगूंगा। मैं कहूंगा आइए, मैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही लेकिन बात। आपके नंबर्स और मेरे नंबर्स मिलाकर आए एक आईनी तरमीम मूव करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं आपको, मुझे एक भी ओहदा नहीं चाहिए, मुझे एक भी वजारत नहीं चाहिए। आप ये काम कर देंगे मेरा मसला, और इस काम में किसी को कोई ओपोजिशन, आई मीन देखिए, आप जब सूबे का नारा लगाते हैं हमारे सिंधी भाई नाराज हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं इस वाले काम में कोई नाराज, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, इसमें किसी को कोई एतराज हो नहीं सकता। तो मैं ठीक कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, आपने बड़ी तफसील से इसका हल भी पेश किया और मसाइल की जो है वो निशानदेही भी की। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मौजू को अपने प्रोग्राम में जारी रखेंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंध असम्बली में मंजूर किए गए बलदियाती निज़ाम के हवाले से बिल की, जिसकी सिंध की तमाम सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी कराची इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर इस मामले पर धरने भी दिए हुए हैं। अब हमें ज्वाइन किया है कराची में मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये जो बिल मंजूर किया गया है, आपका बेसिक एतराज़ इसके ऊपर क्या है और वे आउट क्या है, कैसे इस मामले को हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल बात है कि ये जो उन्होंने किया है, ये इन्होंने गैर जमहूरी तरीके से किया है। एक अददी अक्सरियत की बुनियाद पर, ना कमेटी के हवाले किया, ना कोई इस पर डिस्कशन करवाया, और अपनी ज़ाहिर है उनकी अक्सरियत है बड़ी रुकी। नंबर एक। नंबर दो बात यह कि इन्होंने 2012 और 2013 में ही एक ऐसा ऑर्डिनेंस एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने पास किया था कि जिसके बीच में मुकम्मल तौर पर बेख्तियार कर दिया था कराची को। लेकिन अब तो जो रहे सही इख्तियार थे वो भी खत्म हो गया। मसलन जो कुछ अस्पताल रह गए थे, अब्बासी शहीद अस्पताल, स्पेंसर आई अस्पताल, सोबराज अस्पताल, ये सारे इन्होंने ले लिए। जो दिल का अस्पताल है वो सूबे ने अपने पास ले लिया, जो नेमतुल्ला खान ने बनाया था क्या दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में। इसी तरह तमाम डिस्पेंसरीज अपने पास ले ली, तमाम एजुकेशन की चीजें जो रह गई थी वो अपने पास ले ली। ये कि जो बिल्कुल बुनियादी काम है, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और शादियों के निकाहनामों का ये सारा करना, वो तक इन्होंने जो है वहां से ले ली। तो आप बताएं कि वो मेयर झाड़ू लगाएगा बस, और वो वैसे भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उन्होंने बनाया हुआ ही है। तो ये चाहते ये हैं कि कराची के तमाम इदारों पर कब्जा कर ले इनका माइंड सेट, ताकि रिश्वत के और करप्शन के जो इनके धंधे हैं वो चलते रहे। और असल में बदकिस्मती ये है कि इनको जो है ना एक ऐसी अपोजिशन मिली हुई है कि जो जुबानी जमा खर्च के अलावा प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं करती ना। माजी में तो एमक्यूएम शामिल थी ना इनके साथ हुकूमत में, जब 12 का और 13 का ऑर्डिनेंस आया, गवर्नर इन्हीं के थे एमक्यूएम के, इसके बावजूद ये सब चलता रहा। तो अब कहने का मकसद ये है कि सिवाय जमात इस्लामी के, यानी जिसको हम इतने तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, पानी पर, बिजली पर, इस पर, अब 1100 अरब रुपए का पैकेज है कराची का, तीनों पार्टियां शामिल हैं इसके अंदर। क्या हो रहा है उसमें? कोई एक चीज भी आगे नहीं बढ़ी। जाली इफ्तिताह होते हैं केसीआर के, जाली तरीके से ऐलानात करते रहते हैं, कल ग्रीन लाइन चल जाएगी, पर बना बनाया प्रोजेक्ट नहीं चला पा रहे। तो ये जो सिचुएशन है कराची के लिए बहुत परेशान कुन है। और फिर कोई इख्तियार नहीं होगा तो उस बल्दिया, हमने कहा था, इन्होंने तजावीज मांगी, हमने तजवीज दी थी कि 2001 में जो इख्तियार थे वो सारे वापिस करें। हमने तजवीज दी थी कि सिविल डिफेंस, MDA, KDA, LDA, मास्टर प्लान, KBC है, ये सारे कराची को वापस मिलने चाहिए, टैक्स मिलने चाहिए इनको सारे, और क्राइम में इनको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, मोटर व्हीकल टैक्स इनके पास होना चाहिए, तो फिर बल्दिया कुछ कर पाएगी। अब आपने सारी चीजें अपने कब्जे में कर ली हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के प्रेशर के साथ इंतखाब करा दीजिए, तो ये लूला लंगड़ा कराची क्या करेगा? इसलिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये रिवाइज करें। और जाहिर है हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हमने लीगल नोटिस दिया है मुराद अली शाह को कल, और अब हम जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो और ये माइंड सेट तब्दील करे पीपल्स पार्टी। अच्छा हाफिज साहब, बहुत सारी सियासी जमातें, बाकी जो दीगर सियासी जमातें वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। अभी मुस्तफा कमाल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बातें जो आप कर रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं। तो ये मुश्तरकात जो हैं, इसके ऊपर इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, मिल के क्यों नहीं चला जा सकता? ये अगर मसला तो आपका नहीं है ना, ये तो पूरे कराची का मसला है, तो सारी जमातें मिलकर कोर्ट क्यों नहीं जा रही? एक्चुअली मसला ये है कि इन जमातों से मिलकर क्या करेंगे जो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इतने अरसे से इन्हीं की हुकूमतें हैं ना। मुझे बताएं, एमक्यूएम तो 35 साल कराची में रही है ना। अब इसमें कौन सी चीज ऐसी रह गई है कि जिसमें आप इनके, अब फिर दूसरी बात है कि इनका अपना इख्तियार नहीं होता है, खून आता है, अपनी रैली मुलतवी कर देते हैं। और चाहे जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली पार्टियों का यही रवैया है, चाहे PTI हो चाहे एमक्यूएम हो। तो अब आप बताए ना कि इनके साथ आप मिलेंगे तो आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर देंगे। अगर लोगों में कोई एतबार है तो होने लगे, तो आप इन लोगों के साथ मिलकर अपनी सारी के किराए पे पानी कर दें। इसलिए मैं करें, ये लोग भी करें, जेन्युइन एहतजाज करें। अब तक तो इनको पता नहीं क्या कर देना चाहिए था। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है के पास, लेकिन ये कैसे करेंगे? क्या खुद क्या कर रही है पंजाब में? वो उनका अपना एक्ट जो है वो नहीं बन पा रहा। उन्होंने वहाँ KP में इलेक्शन नहीं करा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती करवाया है। पंजाब में इन्होंने मुअत्तल कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इनका इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी के साथ कि तुम यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराओगे, हम वहाँ पर नहीं कराएंगे। वो तो इलेक्शन कमीशन ने फंसा दिया है। तो इसलिए जेन्युइन लोग नहीं है ये। अगर ये जेन्युइन होते तो क्या मसला है? मिलकर हम जो करते हैं। हमने इनके वर्कर, संजीदा वर्कर को हम अपील कर रहे हैं कि जब ये लोग 35 साल में कराची के लिए कुछ नहीं कर सके, तो जमात ने पहले भी डिलीवर किया था और जमात अब भी मुसलसल फील्ड में मौजूद है। अब पलट आए शहर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चला जी, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज नईमुर रहमान साहब, अपने वक्त निकाला और इन अमूर की निशानदेही की, और आप अदालत में जा रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। और ये सब बात वही है कि मतलब कि
ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को इल्जाम ना दें आप, जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, खुद पीटीआई इक़्तिदार में आती है, बलदियाती सिस्टम के ऊपर हमलावर होते हैं। देखें, हर चीज छीन ली जाए। इसमें 2 थ्योरीज हैं बड़ी। जनरल मुशर्रफ का जो बलदियाती निज़ाम था, अब तक आमर जो है वो हमेशा, देखें, यहाँ आमर बलदियाती निज़ाम देता है या अंग्रेज देता रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि बलदियाती निज़ाम देने को हर कोई तैयार होता है, लेकिन मुल्क के सियासी फैसलों का इख्तियार देने को कोई तैयार नहीं होता। वो कहते ये हैं कि तुम ग्रास रूट लेवल पर रहो, तुम शौदाला के चूहे हो, तुम नालियाँ बनाओ, तुम जनाब ड्रेनेज बनाओ, तुम पानी सप्लाई करो, तुम एजुकेशन करो, ये, लेकिन बर्मा से लड़ाई करनी ये हम बताएंगे, ठीक, एटम बम बनाना ये हम बताएंगे, इंडिया से तल्लुकात हम बताएंगे, कर्जा लेना हम बताएंगे, ये हमारा, ये वर्ल्ड अफेयर तुम नहीं जानते हो। ये हुआ ये है कि अब हम तो किसी काबिल नहीं रह गए, हमने जो ऊपर बिठाए हैं उनके पास फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं, वो कोई और बताता है, उनके पास माशी पॉलिसी कोई नहीं। आप लिस्ट उठाएं 2 ओहदों की, एक वजीर खारजा की और एक वजीर खजाना की, सही, ठीक, और तीसरा वजीर दफा भी साथ लगा लें, ये 3 आप देख लें नॉन पॉलिटिकल या अपोलिटिकल लोग होंगे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है उन जगहों पे बहुत कम रहा होगा, अगर रहा भी रहा होगा तो मिस्कीन सा कोई ऐसा आदमी जिसको दबकू के, या पर प्राइम मिनिस्टर के पास ओहदा होता रहा है, तो जनरल अपना मलिक गुलाम मोहम्मद से लेके नीचे तक सारे, शुएब वजीर खजाना आ रहा है तो फलाना वजीर, तो वहां वो भी काम नहीं हो रहा। यहां वो कहते हैं चलो हमें वो तो करने नहीं देते, तो MNA MPA कहते हैं तो नालियां तो मैं बनाऊं, फिर वो कहता है स्कूल के अपना अफ्ताह तो मैं करूं, ये जो टोल टैक्स तो मैं इकट्ठा करूं। वो ऐसी खिचड़ी बंदर बांट बची हुई है कि खत्म हो। जो मुसवा कमाल कह रहा था, इंसान ने सबसे पहले बनाई सिटी स्टेट्स, जो इस्लाम का बेसिक तसव्वुर जो है ना, वो एक बहुत बड़ी एम्पायर का नहीं है, सिटी स्टेट्स का तसव्वुर है। इतनी इंडिपेंडेंट थे इस्लाम के जो छोटे छोटे यूनिट्स थे कि उसके अंदर जो मूसल का हाकम, बसरा का हाकम, मदीना का हाकम, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू उमर इब्न खत्ताब, दे वर अकाउंटेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और काजी को मुकर्रर किया होता था कि ये फैसला गलत करे तुम ऐसी की तैसी कर दो इसकी। शिकायत के मामले में कभी बैल बचती थी, वरना मुकम्मल, कभी किसी ने सुना कि मिस्र के अंदर उमर ने, अबू बकर ने, उस्मान ने जाके कोई मुदाखलत की हो किसी तौर, अपने तौर पर वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, अपने तौर पर सब कुछ करते थे। यूनान में सिटी स्टेट इसकी आइडियल 3 मिसाल है कि छोटी छोटी स्टेट्स होती थी और पूरे का पूरा शहर जो था वो असेंबली का रुकन होता था। सुकरात को जिस जूरी ने फांसी दी है वो पूरा शहर था, वो यही तो कहता था ये क्राउड कभी अदालत बन सकती है, क्यों तुम और वो उसने जमहूरियत के खिलाफ जो सुकरात ने पर लिख दिया है ना, फिर शायद किसी और ने लिखा। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त फौज आती है, क्योंकि अपना वो काम तो कर रही होती है कि हमने असला कहाँ से खरीदना है, हमने बैन अवी मुआहदात क्या करने हैं, हमने अमेरिका के साथ रहना है या चीन के साथ रहना है, हमने सऊदीज़ के साथ रहना है या ईरान के साथ रहना है, हमने महाजरीन के साथ क्या करना है, हमने रूस का कितना साथ, वो तो कर रहे होते हैं। अब वो उनको कोई लालच नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों का, उनको कोई नहीं कहते अच्छा लोकल बॉडीज़ बनाओ। फिर होता यह है कि लोकल बॉडीज़ वाले जितने होते हैं वो फौजियों के बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉर्च बेरर हो जाते हैं। आपको पता है कि दानियाल अजीज ने एक ज़माने में पूरे एन को इकट्ठा किया था काउंसलर्स को कि हम निकलेंगे, हम ये करेंगे, जब बल्दियात निज़ाम ख़त्म हो रहा है। हालत यह है कि इनको रास आते हैं मेरे जैसा डिप्टी कमिश्नर ब्यूरोक्रेट जो कहता है जनाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका पता होता है कि चीफ मिनिस्टर ने यूं कान से पकड़ना है, निकाल देना। उनको मेयर पसंद नहीं होता, इसीलिए ये जो बिल आते हैं रोज रोज, कोई कानून इतना नहीं बदला गया जितना ये लोकल बॉडीज का कानून बदला गया, और इस लोगों की सत्यानाश हो गया। आखिरी मिसाल देता हूँ, शेर शाह सूरी ने जो 4-5 चीज़ें बनाई थी, जिनमें से एक जर्नैली सड़क थी, उसने इलाके के लोगों को कहा था इतने किलोमीटर तुम्हारे उसमें आता है या मील आता है, इसके अंदर तुम ही मजदूर लोगे, तुम ही लोग इकट्ठे करोगे, तुम ही दरख्त लगाओगे, तुम ही कुएं खोदोगे। और आपको पता है 4 साल के अरसे के अंदर कहाँ से लेके कलकत्ता से लेके पेशावर तक रोड खुल गई थी, कलकत्ता से पेशावर तक डाक का सिस्टम बन गया था, कलकत्ता से पेशावर तक ज़मीनों की जो परगने थे उनकी पैमाइश हो गई थी, सिर्फ लोकल बॉडी सिस्टम। उसको ख्वाहिश नहीं थी,
हाँ, तो मसला यह है कि जो वजीर आला बन जाता है ना, वो भी कहता है कि ग्वाल मंडी के अंदर जो टूटी लग रही है ना, उसके में भी शहबाज शरीफ या फिर अपना परवेज लाई या बुजदार का नाम उसके बाद ऐसे भी आ जाते हैं कि उतार के अपनी लगा देते हैं। चलिए हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हरफराज में आपको खुशामदीद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला हो और इस मामले पे जद्दोजहद बैरिस्टर दाऊद गज़नवी की और उसका जिक्र ना किया जाए तो ये काम अधूरा नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को इन्होंने विन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या फ़ैसला दिया और कौन से ऐसे इकदाम तजवीज़ किए, बल्कि पैसे खर्च करके एक एप्लीकेशन बनाई गई, उसका हुआ क्या, आज इन्हीं से पूछते हैं। हमारे आज ज्वाइन किया है बैरिस्टर दाऊद गज़नवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। अच्छा दाऊद साहब, बताइएगा कि ये तो बड़ा अच्छा इकदाम हो गया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। आप जो केस लेके, जो आवाज़ लेके आप उठे थे और आपने उसमें कामयाबी हासिल की, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उस वक्त क्या फ़ैसला हुआ और उसको फिर उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो सका और एक नया दूसरा ये साथ ये भी बताइएगा कि ये जो एक्ट तो पास हो गया है, इसको कोई मैकेनिज्म जो है उसके बारे में अभी तक कंफ्यूज है। हालांकि आप तो केस जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट में आप बताते हैं कि उसमें एक पूरा मैकेनिज्म बन चुका हुआ था, ये ज़रा सा बताइएगा। शुक्रिया औरिया साहब आपका भी। देखें, ये जो राइट टू वोट का जो इशू है ना, 1992 में राइट टू वोट आपका इस्टेब्लिश हो गया था। अच्छा। लेकिन जो मेन मसला था वो ये था कि ओवरसीज को आपने फैसिलिटेट कैसे करना है। अब फैसिलिटेशन के लिए पिछले 40 सालों में पार्लियामेंट की डिफरेंट कमेटीज बनती थी और वो ये फैसला करती थी कि भाई कैसे इसका मैकेनिज्म बने, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाल सका था। फिर 2013 में एक नासिर इकबाल केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने एक ऑर्डिनेंस मैकेनिज्म का बनाया था, लेकिन उसकी 4 माह मुद्दत थी। तो उसमें उनको ये कहा गया कि पार्लियामेंट इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रॉपर बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में नहीं बनाया। फिर उसके लिए मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए और जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच था 3 जजेस का, जस्टिस साकिर निसार का, 2017 में जब उन्होंने ये केस टेकअप किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा कि भाई राइट टू वोट तो उनके पास है कॉन्स्टिट्यूशनली, अब कौन से मैकेनिज्म के जरिए ये अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी हुई थी, पार्लियामेंट में 65 उसकी मीटिंग्स हुई थी जो सब कमेटी थी, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं बना सकी। उनके चेयरमैन थे आरिफ अलवी साहब तब। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नादरा को बुलाया और उनसे ये पूछा कि आपके पास तमाम वोटर के डेटाबेस हैं, तो क्या आप कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं। उस पर उस्मान मुबीन साहब थे जो नादरा के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक आई वोट के नाम से एक मैकेनिज्म है वो बना सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन को और नादरा को ये डायरेक्शन दी गई कि आप दोनों मिल के एक मैकेनिज्म बनाएं जिसका नाम आई वोट था, इंटरनेट वोटिंग, जिसे आप थ्रू मोबाइल या लैपटॉप या ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो हैं इससे आप वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये मैकेनिज्म जो है वो 7 से 8 हफ्तों में तैयार हुआ। अब उसके बाद इसकी एक थर्ड पार्टी एवेल्युएशन करनी थी। फिर दुबई की एक कंपनी थी बटलर्स के नाम से आईटी की, उसको हायर किया गया। उसने फिर इसकी सारी एवेल्युएशन की और इसकी सीक्रेसी, इंटेग्रिटी को, इस तमाम चीज़ों को चेक करके रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो मैकेनिज्म है ये वर्केबल है और इसकी पायलट प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि जनरल इलेक्शन उस वक्त 1 महीने में होने थे, तो ये बड़ा शॉर्ट पीरियड था इसको इतने बड़े इलेक्शन पे एक्सरसाइज करने का। फिर अक्टूबर 2018 में 35 हलकों में ये मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में दी उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा दिए। अब क्वेश्चन जो उठाए वो बेस्ड ऑन व्हाट क्रेडिबिलिटी थी या कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये असेसमेंट दी, उसका नहीं बताया गया। फिर उसके बाद ये इशू बिल्कुल दब गया अनटिल के ये अब जो एक्ट पास हुआ। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो एक तो ये है कि काफी सारा सरमाया खर्च हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 15-16 18 करोड़ का करीब खर्च हुआ था। इसकी एक तरह तरीकेकार जरा से ये बताइए कि वो जो ऐप बनेगी उस बंदा जो है वो उसको लेके जब वो यहाँ पर रिटर्निंग अफसर को जो बताएगा अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो वो उसको दरमियान में उसके हैक करने का जो आजकल दुनिया पूरी में होता है
वो आज सिस्टम इवन के अमेरिकन इलेक्शंस में हैक का इल्जाम लग गया, तो उसको कैसे रोक सकेंगे? हाँ, अच्छा, अब ये जो आई वोट का मैकेनिज्म है ना, इसका अगर आप डॉक्टर फरहद सिद्दीकी केस भी पढ़ें तो उसमें सेक्शन 239 इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट था, जिसके तहत एक बनाई गई थी। आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है, आप जारी रखें। सॉरी, हाँ जी, उसके अंदर ये एक रूल्स के तहत एक सेक्शन था 74A 74B 84A 84, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर उसका बता देता हूँ। वो ये था कि सबसे पहले जो वोटर है ओवरसीज़ का, वो अपनी एलिजिबिलिटी बताएगा। एलिजिबिलिटी के अंदर वो अपना नाइकॉप कार्ड, उसके बाद अपना मशीन रीडेबल पासपोर्ट और अपना ईमेल एड्रेस देगा। जब एलिजिबिलिटी उसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें उसका नाम आएगा, उसके हलके का जो पता है वो आएगा, और जो उसका एड्रेस नाइकॉप पे होगा पाकिस्तान का, वही उसका हल्का होगा। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाएगी, उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के अंदर उससे डिफरेंट क्वेश्चंस जा सकते हैं टू वेरीफाई कि क्या ये वही पर्सन है जिसने वोट देना है। फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आपको एक पास कोड मिलेगा। जो पास कोड है वो जब इलेक्शन कमीशन में जो ऐप बनेगी, वो जब एक्टिवेट होगी इलेक्शन से पहले, तो उसके अंदर किसी भी वोटर को जाने के लिए उसका ईमेल एड्रेस और वो जो पास कोड उसको मिला होगा, वो उस अपने अकाउंट में जा सकता है। और उस अकाउंट में जब वो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होगा जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, वो उसको इशू हो जाएगा और वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली पिन करेगा, और वो जो बैलेट है, जो उसका रिक्वायर्ड जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिस हल्के का वो होगा, मिशन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका प्रिंट आउट ले लेगा और उसको एक्चुअल जो वोट का जो काउंट्स है उसके अंदर वो ऐड कर देगा। सो दिस वाज द प्रोसीजर जिसके ऊपर एक मैकेनिज्म बना था। ये तो बहुत सारा काम तो तैयार है। बहुत शुक्रिया दाऊद गजनवी साहब। ये तो बहुत सेफ है। देखे ना, आप सारे ओपिनियन पोल्स इसी से कराते हैं, आप रोज फेसबुक के, ट्विटर के अकाउंट पर इसी पिन कोड से जाके करते हैं। पूरी दुनिया का काम चल रहा है। इतराज होता है तो हमारे आप ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे लाखों रुपए। मुझे ये समझ नहीं आती इलेक्शन कमीशन किस सदी में रहता है कि सबसे पहले जो वोटर है ओवरसीज का, वो अपनी एलिजिबिलिटी बताएगा। एलिजिबिलिटी के अंदर वो अपना नाइकॉप कार्ड, उसके बाद अपना मशीन रीडेबल पासपोर्ट और अपना ईमेल एड्रेस देगा। जब एलिजिबिलिटी उसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें उसका नाम आएगा, उसके हलके का जो पता है वो आएगा, और जो उसका एड्रेस नाइकॉप पे होगा पाकिस्तान का, वही उसका हल्का होगा। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाएगी, उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के अंदर उससे डिफरेंट क्वेश्चंस जा सकते हैं टू वेरीफाई कि क्या ये वही पर्सन है जिसने वोट देना है। फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आपको एक पास कोड मिलेगा। जो पास कोड है वो जब इलेक्शन कमीशन में जो ऐप बनेगी, वो जब एक्टिवेट होगी इलेक्शन से पहले, तो उसके अंदर किसी भी वोटर को जाने के लिए उसका ईमेल एड्रेस और वो जो पास कोड उसको मिला होगा, वो उस अपने अकाउंट में जा सकता है। और उस अकाउंट में जब वो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होगा जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, वो उसको इशू हो जाएगा और वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली पिन करेगा, और वो जो बैलेट है, जो उसका रिक्वायर्ड जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिस हल्के का वो होगा, मिशन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका प्रिंट आउट ले लेगा और उसको एक्चुअल जो वोट का जो काउंट्स है उसके अंदर वो ऐड कर देगा। सो दिस वाज द प्रोसीजर जिसके ऊपर एक मैकेनिज्म बना था। ये तो बहुत सेफ, सारा काम तो तैयार है। बहुत शुक्रिया दाऊद गजनवी साहब। ये तो बहुत सेफ है। देखे ना, आप सारे ओपिनियन पोल्स इसी से कराते हैं, आप रोज फेसबुक के, ट्विटर के अकाउंट पर इसी पिन कोड से जाके करते हैं। पूरी दुनिया का काम चल रहा है। इतराज होता है तो हमारे आप ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे लाखों रुपए। मुझे ये समझ नहीं आती इलेक्शन कमीशन किस सदी में रहता है। चले जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।